अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो इंग्लिश के जो लेक्चर है उसमें जो हमारे पास जो वकैब है 23 नंबर पे है। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक इंसान दोस्त या बेलौस। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फलेस, जेनरस, ह्यूमनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, चैरिटेबल, बेनिवोलेंट, कंसिडरेट, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, फिलेंथ्रोपिक, अनसेल्फिश, पब्लिक स्पिरिटेड। नेक्स्ट 24 नंबर पे है एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी मुतहरिक, मोबाइल, मूविंग, एम्बुलेंट, गुलिवेंट। तो ये हो गया। बाकी ये जो पैराग्राफ है, किताबें बहुत बड़ी नेमत है, तो इसको भी करना है बेटर ट्रांसलेट करने की। और नीचे जो हमारे पास 10 नंबर पे 9 हमारे हो चुके हैं कंप्रीहेंशन, इसको भी आपने जो है सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो हमारा जो ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ था हम इसको देख लेते हैं। कल तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छुट्टी थी। यस्टरडे कल के लिए ज़ाहिर बात इस्तेमाल होता है। तो छुट्टी थी मतलब क्लोज थे। ऑल द स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज्ड। जमा में है क्योंकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दोबारा इस्तेमाल होगा। हमने बाग में छुट्टी का दिन गुजारने का फ़ैसला किया। तो वी डिसाइडेड भी कह सकते हैं, वी मेड अ प्रोग्राम बनाया। हमने बाग में छुट्टी का दिन गुजारने का फ़ैसला किया। वी मेड अ प्रोग्राम, हमने फ़ैसला किया। टू स्पेंड द हॉलीडे इन अ गार्डन, बाग में छुट्टी गुजारने का। टू स्पेंड द हॉलीडे, छुट्टी, स्पेंड गुजारना, हॉलीडे छुट्टी, इन अ गार्डन बाग में। सुबह 8 बजे हम साइकिल पर सवार होकर बाज़ार गए। एट 8 AM, सुबह 8 बजे। वी रोड, राइट होता है बाईसाइकिल चलाने के लिए, तो हम साइकिलों पर सवार होकर बाज़ार गए। वी रोड, सवार होकर, और बाईसाइकिल पर, टू बाज़ार गए। तो ये वेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एट 8 AM वी रोड अवर बाईसाइकिल टू बाज़ार की तरफ गए। हमने वहाँ बहुत सा फल और कुछ मिठाई ख़रीदी। फ्राम देयर, वहाँ से, हमने वहाँ से, फ्राम देयर, वहाँ से। वी बॉट, हमने ख़रीदी। प्लेंटी ऑफ फ्रूट, बहुत सा फल। प्लेंटी ऑफ फ्रूट, बहुत सा फल और कुछ मिठाई ख़रीदी। एंड सम स्वीट्स, फ्राम देयर, वहाँ से। वी बॉट प्लेंटी ऑफ फ्रूट, बहुत सा फल ख़रीदा। एंड सम स्वीट्स, और कुछ मिठाई ख़रीदी। और 11 बजे के करीब बाग में पहुँच गए। एंड रीच द गार्डन, बाग में पहुँच गया। एट अबाउट 11 o'clock, 12 बजे के करीब। तो 11 बजे के करीब, तो करीब के लिए हमने क्या लगा दिया, अबाउट। रीच द गार्डन एट अबाउट 11 o'clock। सूरज खूबसूरती से चमक रहा था। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, खूबसूरती से मतलब बहुत ज़्यादा रोशन होकर। द सन, सूरज, वाज शाइनिंग, चमक रहा था, ब्राइटली, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होके या रोशन होके। हम बाग में शाम 5 बजे तक ठहरे रहे। वी स्टेड इन द गार्डन, हम ठहरे रहे। स्टे, ठहरना। वी स्टेड, हम ठहरे रहे। इन द गार्डन, बाग में। टिल 5 PM, हम शाम 5 बजे तक ठहरे रहे। सूरज गुरूब होने लगा तो हम वापस आ गए। वैन द सन वाज अबाउट टू सेट, गुरूब होने लगा। वी रिटर्न होम, घर वापस आ गए। जब सूरज गुरूब होने लगा, वैन द सन वाज अबाउट टू सेट, गुरूब होने लगा। वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। तो अब हम जो है कंप्रीहेंशन देख लेते हैं। 9 जो कल मैंने ज़िम्मे असाइन की थी, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो कंप्रीहेंशन नंबर 9 है, उसके पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस, क्या नताइज थे, ऑफ शूटिंग द एलिफेंट, हाथी को मारने के नतीजे क्या निकले, क्या नतीजा निकला। दूसरा था क्वेश्चन हमारे पास, वाई डिड द यूरोपियन यंग मैन, जो नौजवान आदमी थे यूरोपियन, कंडेम्ड, मजम्मत क्यों की, दिस एक्ट ऑफ द राइटर, राइटर के इस एक्ट की मजम्मत उन्होंने क्यों की, यानी उनको राइटर का ये अमल पसंद क्यों नहीं आया। नेक्स्ट है, वाई वाज द राइटर जस्टिफाइड, क्यों इंसाफ पर था, टू शूटिंग द एलिफेंट, एलिफेंट को शूट करने में, गोली मारने में जो है ये जस्टिफाई क्यों था। जस्टिफाई मतलब इंसाफ पर क्यों था, सही क्यों किया इसने। तो ये जो है, बाकी नेक्स्ट हमारे पास प्रेसी और टाइटल है, तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स, ऑफ कोर्स, बाद में, ऑफ कोर्स, सेकेंड, देयर वर एंडलेस डिस्कशन अबाउट द
शूटिंग ऑफ द एलिफेंट। तो आफ्टरवर्ड्स का मतलब बाद में होता है। तो देखें शूटिंग ऑफ द एलिफेंट के बारे में डिस्कशन हुई, बाद में देयर वर एंडलेस डिस्कशंस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी यही है, व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस, क्या नतीजा निकला, क्या हुआ ऑफ शूटिंग द एलिफेंट, एलिफेंट को शूट करने के बाद। कंसिक्वेंस मतलब बाद में कह सकते हैं, बाद में कह सकते। तो क्या हुआ था, देयर वर एंडलेस डिस्कशन अबाउट द शूटिंग ऑफ द एलिफेंट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, एंडलेस डिस्कशन वाज स्टार्टेड आफ्टर शूटिंग द एलिफेंट। तो अगर ये लिखें या ऊपर लाइन में से वैसे का लिख दें, देयर वर एंडलेस डिस्कशंस अबाउट द शूटिंग ऑफ द एलिफेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था, वाई डिड द यूरोपियन यंग मैन कंडेम दिस एक्ट ऑफ द राइटर। तो हमने ये देखना है यंग मैन का क्या बिहेव था। तो देखते हैं। द ऑनर वाज फ्यूरियस, मालिक गुस्से था, बट ही वाज ओनली एन इंडियन था एंड कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकता। बिसाइड्स इसके अलावा लीगली यानी सही जायज़ तौर पर डन द राइट थिंग, मैंने सही किया था। फॉर अ मैड एलिफेंट हैज़ टू बी किल्ड लाइक अ मैड डॉग, क्योंकि पागल कुत्ते को पागल की तरह मार दे। इफ़ द ऑनर फेल्स टू कंट्रोल इट, अगर जो ऑनर है, मालिक है, वो इसको कंट्रोल ना कर सके तो फिर उसको मार देना चाहिए। अमॉन्ग द यूरोपियंस ओपिनियन वाज डिवाइडेड, यूरोपियन का ओपिनियन डिवाइड था। द ओल्डर मैन सेड, बूढ़ों ने कहा, आई वाज राइट, मैं ठीक था। द यंगर मैन सेड, अब नौजवानों का, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में क्या था, यंग मैन। तो यंगर मैन सेड, इट वाज अ डैम शेम, ये शर्म की बात है, टू शूट एन एलिफेंट, एक एलिफेंट ही था, हाथी को मार देना। फॉर किलिंग अ कूली, एक कूली ये बंदा यानी कि कह लें आम तबके के जो लोग होते हैं, कूली को मारने की वजह से जो है हाथी को मार देना। उन्होंने क्या कहा, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। क्यों, आगे देखते हैं। बिकॉज एन एलिफेंट वाज मोर दैन एनी डैम्ड कुरंगी कूली, क्योंकि जो हाथी है वो ज़्यादा कीमती था एक आम इंसान से। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द यूरोपियन यंग मैन कंडेम्ड दिस एक्ट ऑफ द राइटर, इसलिए कंडेम किया बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट द एलिफेंट वाज मोर वैल्यूएबल दैन एनी कुरंगी कूली, क्योंकि उनके लिहाज से हाथी ज़्यादा इंसान से कीमती था, तो हाथी को नहीं मारना चाहिए था, बंदा चाहे मार गया था। तो ये हाथी ने बंदे को मार दिया था, तो इसकी वजह से ये पुलिस वाला है जो राइटर है, तो इसने हाथी को मार दिया। तो कुछ लोग कहते सही किया, कुछ कहते गलत किया। तो नौजवानों ने कहा कि इसने गलत किया है, क्योंकि हाथी जो है ज़्यादा कीमती था एक आम बंदे से, तो इसलिए कीमती चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। और बूढ़े कहते इसने सही किया, क्योंकि उसने कूली को मार दिया था, तो ऐसे के साथ ऐसे ही करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3, वाई वाज द राइटर जस्टिफाइड टू शूटिंग द एलिफेंट, जस्टिफाई क्यों था, इंसाफ पर क्यों था। तो देखा जाए तो इसमें जो है आंसर डिवाइड हो रहा है। एक अगर हम चले जाएं लास्ट से तीसरी लाइन अगर देखें, इट पुट मी लीगली इन द राइट, मैं ठीक था, एंड इट गेव मी अ सफिशेंट प्रोटेक्ट, इस बात ने मुझे प्रोटेक्ट दिया, क्या, फॉर शूटिंग द एलिफेंट, हाथी को मारने में। क्यों, क्योंकि पीछे है। एंड आफ्टर वार्ड्स आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं खुश था, दैट द कूली हैड बीन किल्ड, कूली मार चुका था। अब जब बंदा मार चुका है, हाथी ने मारा है जिसको, तो उसकी वजह से एक तो लीगली इसको परमिशन मिल गई ना, क्योंकि उसने इंसान को मार दिया था। एक ये पॉइंट है। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो ऊपर अगर आप चले जाएँ तो ऊपर से भी थर्ड लाइन में, बिसाइड्स लीगली जायज़ और पाई डन फॉर द राइट थिंग, मैंने सही किया था। क्यों, फॉर अ मैड एलिफेंट हैज़ टू बी किल्ड लाइक अ मैड डॉग, क्योंकि पागल हाथी को भी पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। इफ़ द ऑनर फेल्स टू कंट्रोल इट, अगर मालिक इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आगे आप आंसर देख लेते हैं थर्ड का। द राइटर जस्टिफाइड हिमसेल्फ ऑफ शूटिंग द एलिफेंट, वो अपने आप को जस्टिफाई ऐसे करता है, स्कूल ही वाज किल्ड, ये किक्ड लिखा हुआ है, काइक्ड, तो ये किल्ड है, KILLED, किल्ड मार गया था। विच गेव हिम सफिशेंट प्रेटेक्स्ट, तो यही लाइन वैसे की वैसे मौजूद है लास्ट से तीसरे नंबर पे जो लाइन है, तो वो मर गया था और ये इस बात ने उसको प्रोटेक्ट दिया। एंड अ मैड एलिफेंट शुड बी किल्ड लाइक अ मैड डॉग, तो ये ऊपर से फिर तीसरी लाइन आ गई कि एक पागल हाथी को पागल कुत्ते की तरह मारना चाहिए। तो ये हो गया। प्रेस ही देख लेते हैं। एंडलेस डिस्कशन वाज स्टार्टेड आफ्टर शूटिंग द एलिफेंट, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, देख ले समझ आ जाएगी आपको। तो डिफरेंट पीपल एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियन, यही बात है कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ओपिनियन दिया कि हाथी को मारने के बारे में डिस्कशन हुई। जो आपको पता है यंग ने क्या कहा, यंगर यूरोपियंस कंडेम्ड
उन्होंने कंडेम किया, मजम्मत की, बट ऑल्डर यूरोपियन क्या है, फेवर की इस एक्ट ऑफ द राइटर को, एंड द राइटर हिमसेल्फ वाज सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट, और राइटर खुद जो है वो सेटिस्फाई है अपने इस डिसीजन से जो हाथी को मारने में, क्योंकि उसके लिहाज से कूली मार चुका है, तो ये इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है उसको मार देना। तो टाइटल क्या बनता है, डिस्कशन आफ्टर शूटिंग द एलिफेंट, उसके बाद बहस हाथी मारने के बाद, कंसिक्वेंस आफ्टर द इंसिडेंट, कंसिक्वेंस नतीजा आफ्टर द इंसिडेंट। तो ये कंसिक्वेंस वाला देखा जब पहले क्वेश्चन में ही है कंसिक्वेंस ऑफ शूटिंग द एलिफेंट, तो ये भी कंसिक्वेंस आफ्टर द इंसिडेंट, या डिस्कशन आफ्टर शूटिंग द एलिफेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्रीहेंशन होगी, ये साथ साथ करें, और ट्रांसलेशन पैराग्राफ ये साथ साथ बैठे क्या करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको भूले ना, अच्छी तैयारी हो। तो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा ये चीज़ें ख़त्म कर ही दें, नरेशन वगैरह, उसके बाद ग्रामर चलती रहेगी हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये भी ज़रूरी है। तो आते होते हैं सीएसएस में भी, और वैसे भी ज़रूरी है, किसी को समझाने पड़ जाए तो ग्रामर जो है ये सारी हर चीज़ आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच ये होती है कि जब आपको कोई बात कहता है, जैसे आप हदीस सुनते हैं, कुरान की आयत है, आप उसको वैसे का वैसे एक्सप्रेस कर दें, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी। और इनडायरेक्ट स्पीच ये कहते हैं कि जब आप उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर दें तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो और डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का भी इस्तेमाल होता है, जैसे आई वी का, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कम नहीं इस्तेमाल होता। तो बाकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। मिसाल के तौर पे आपका दोस्त है, आपके कोई दोस्त है या कोई सिस्टर है, वो स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर दी, और टीचर पूछता है वो क्यों नहीं आई, तो आप ये कहते हैं कि वो कह रही थी कि मुझे बुखार है। जब आप मुझे कह रहे हैं तो आपको तो बुखार नहीं है ना, आप उसके अल्फाज वैसे के वैसे रिपीट कर रहे हैं। वो कह रही थी मुझे बुखार है तो मैं आज यूनी नहीं आऊँगी, तो आप उसके अल्फाज में कह रहे हैं मैं, तो मीन्स आप तो नहीं है बीमार, वो है, तो आपने वैसे के वैसे बयान कर दी, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन आप जब यूँ कहें कि सर वो कह रही थी कि उसे बुखार है, आज वो नहीं आएगी, तो आपने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इजी है, तो ये इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। जब आप उसके अल्फाज को, वो कह रही थी कि मैं आज स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी, मुझे बुखार है, तो आप वैसे के वैसे मुझे और मैं लगा देते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। जब आप उसको मुझे और मैं को कन्वर्ट कर देते हैं, वो कह रही थी कि उससे बुखार है, तो फिर आप वो उसको इनडायरेक्ट में आपने कन्वर्ट कर दी है। और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। द सेंटेंस विच इज़ इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर हो उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब देख लेते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसमें जो चेंज होती हैं, 4 टाइप्स की चेंज होता है। एक टेंस के अंदर चेंज होता है, दूसरा प्रोनाउन में चेंज लाना होता है, कुछ सर्टन वर्ड्स के अंदर चेंज लाना होता है, और उसके अलावा सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंज। तो हम सारों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है चेंज इन वर्ब। तो एक बात ये याद रखें, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो बाहर वाली है रिपोर्टिंग स्पीच, उसके अंदर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस है, तो आप टेंस की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये बात सुन लें एक दफ़ा फिर, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, जैसे ये पहला फ़िक्र है ही सेज, तो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो आगे जो है हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल देखते हैं पहले में, ही सेज आई विल गो टू स्कूल। देखें ही सेज है प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर देखें दैट्स ही विल गो टू स्कूल, तो हमने विल था, विल वैसे का वैसे लगा, हमने टेंस को कोई चेंज नहीं किया। बाकी जो चेंजिंग हुई है वो हम देख लेते हैं क्या चेंजिंग। तो इसकी आपको समझ आ गई कि अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, विल शैल का इस्तेमाल हो, रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तो अंदर हम चेंज टेंस चेंज नहीं करते, वर्ब चेंज नहीं करते। और अगर पास्ट टेंस हो,
अगर पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जैसे सेड हो तो फिर हम क्या कहेंगे, आस्क्ड हो, सेड हो, तो फिर हम चेंज करेंगे। कौन कौन सी चेंजिंग करेंगे ये देख लेते हैं टेंस के लिहाज। इस MOR हो तो आप वाज वर में कन्वर्ट कर देंगे। इस MR है वाज वर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो है डू डज़ का इस्तेमाल है, या जो है इसको फर्स्ट वर्ब है आप उसको सेकंड वर्ब या डिड में, डू डज़ को आप फर्स्ट वर्ब को डिड में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट वर्ब है तो सेकंड वर्ब में, या डू डज़ है तो उसको डिड में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में। उसके अलावा वाज वर है तो उसको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर है तो उसको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास सेकंड वर्ब आ जाए तो उसको हैड प्लस थर्ड वर्ब में, अगर सेकंड वर्ब आ जाए तो उसको हैड प्लस थर्ड वर्ब में, हैज़ हैव आ जाए तो उसको हैड में, हैज़ हैव आ जाए तो उसको हैड में कन्वर्ट करेंगे, हैड आ जाए तो हैड ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं करेंगे। विल आ जाए तो वुड में कन्वर्ट करेंगे, वुड है तो वैसे का वैसे रहेगा। मे है तो माइट में कन्वर्ट करेंगे, माइट है तो वैसे का वैसे रहेगा। शैल है तो शुड में कन्वर्ट करेंगे, और शुड अगर लगा हुआ है तो वैसे का वैसे रहेगा। तो इसकी समझ आ गई, टेबल को अच्छी तरह कर लेना ताकि आपको टेंस में चेंज लाना आ जाए। इस MR वाज वर में, डू डज़ डिड में, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब में, वाज वर हैड बीन प्लस थर्ड वर्ब में, सेकंड वर्ब हैड प्लस थर्ड वर्ब में, और उसके अलावा हैज़ हैव हैड में, हैड वैसे का वैसे, विल वुड में, वुड वैसे का वैसे रहेगा, मे माइट में, और माइट वैसे का वैसे रहेगा। शैल शुड में कन्वर्ट करेंगे और शुड वैसे का वैसे रहेगा। एग्जांपल है, ही सेड आई एम गोइंग टू लोअर, तो देखें एम आया है तो इस MR आ जाए तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर अगर टेबल में देखें वाज वर में तो देखें दैट ही वाज गोइंग टू लोअर, तो वाज आ गया इस MR को वाज वर में। नेक्स्ट दूसरा फिक्र हमारे पास वेंट सेकंड वर्ब है, तो सेकंड वर्ब को देखते हैं किस में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में देखें अगर तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे सेकंड वर्ब को ऐड प्लस थर्ड वर्ब में, तो देखते हैं वेंट को कहाँ चेंज किया है, ऐड प्लस थर्ड वर्ब में चेंज किया है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू कराची, तो ये कन्वर्ट हो गया सेकंड वर्ब किस में चेंज हुआ, हेड प्लस थर्ड वर्ब। तो ये आप कर लेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। एक और, इफ़ देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ या एक्चुअल वर्क है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इन्वर्टेड कॉमास फिर क्या करेंगे आप, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ही सेज़ यू आर अ गुड बॉय, क्या आप अच्छे लड़के हैं। ही सेज़ दैट यू आर अ गुड बॉय, वैसे का वैसे। आई शैल से शी बॉट अ बुक, बल्कि इसकी एग्जांपल जो है नीचे दी हुई है, ये टेबल ऐसे है। ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, एग्जांपल नीचे है। ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है, तो वो आपको पता है उसमें कोई चेंज नहीं। सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, आप ये नहीं कहेंगे दैट द अर्थ वाज राउंड। इस MR को वाज वर्ब में कन्वर्ट करना होता है रूल के मुताबिक, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर नो चेंज, कोई चेंज नहीं करें। तो इसके आपको समझ आ गई। ये सेंटेंस टेबल में भी दिए गए हैं, जैसे कुछ दिए हुए हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वैसे का वैसे रहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लगाया गया। बाकी वैसे चेंजिंग की जा रही हैं, तो इसको आप देख लेना। लेकिन ये याद रखें रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेज आ जाए, शैल से जैसे लगा हुआ है टेबल के अंदर, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो फिर अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, वरना चेंज करेंगे। जैसे सेड है तो 7 फिक्रे में देखिए, सेड ही वेंट टू कॉलेज, सेड आया हुआ है, चेंज करेंगे। वेंट सेकंड वर्ब है तो ऐड प्लस थर्ड फॉर्म ऐड गॉन, तो ये आप कर लेना। वाज वार है तो हैड बीन इस्तेमाल होता है। देखें 8 फिक्रे के अंदर, ही सेड सैमा वाज वर्किंग हार्ड दैट द सैमा हैड बीन, तो वाज वर को ऐड बीन में कन्वर्ट करते हैं, वाज वर को ऐड बीन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें ऊपर वाज वर ऐड बीन में कन्वर्ट, तो ये आप इसको जो है कोशिश कर लेना। और हैड बीन जब आएगा तो ये याद रखें फोर्थ वर्ब आएगी, थर्ड वर्ब नहीं आएगी। ऊपर जो है टेबल में ये बात भी गलत है, हैड प्लस फोर्थ वर्ब हैड बीन वाज वर। तो ये हो गया। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है बाकी जो है हम नेक्स्ट करेंगे, ये जो टाइम भी